जय हिंद सदैव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK में। तो आज हम बात करेंगे आपके भाई साहब जनसंख्या और जनसंख्या से पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, निश्चित ही आपको प्रॉफिट होगा यहाँ से, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई है। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1911 से 1921 के बीच में जो है क्या चल रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर जो थी आपकी ऋणात्मक चल रही थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें व्याख्या करने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पूछा है कि भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 21 की अवधि को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको जो जाना जाता है वो है आपकी गतिहीन चरण। क्या है? गतिहीन चरण है। इसी को हम लोग जो है स्थिर चरण की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? यानी कि जो विकास हुआ था, ठीक है, जो विकास की वृद्धि दर जो थी ना, वो क्या थी आपकी? गतिहीन थी, यानी कि बहुत ही नॉर्मल, यानी कि बहुत ही कम। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? गतिहीन चरण, या विकास का क्या बोलते हैं, स्थिर चरण भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी हुई है। तो देखिए, अगर औसत वृद्धि देखा जाए तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17.64%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें भी कोई व्याख्या करने वाली चीज़ नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है कि भारत की जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है। अभी देखे थे हम लोग ना, स्थिर अवस्था किसको कहा जाता है? अरे 1900 कहाँ से कहाँ तक लेकर स्थिर अवस्था किसको कहा जाता है? अरे स्थिर अवस्था भी 1901 से 1901 के बीच कहा गया, यानी कि अभी अभी हमने पढ़ा था इसको। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 1901 से लेकर 1900 कितना तक, 21 तक के अवधि को क्या कहा जाता है? स्थिर अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर अवस्था कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 से 1921। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसी को वृद्धि वृद्धि की स्थिर अवस्था भी बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि, इसी को वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी स्थिर चरण भी कहा जाता है। बात करें 1951 से 1981 के बीच में, तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। इसको बोलते हैं हम लोग जनसंख्या विस्फोट। क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं हम लोग जनसंख्या विस्फोट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जनसंख्या विस्फोट के नाम से किसको जाना जाता है? 1951 से 1981 के बीच की जनगणना को। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। तो देखिए, उसी से पूछ दिया कि भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। यानी कि वही 1951 से 1981 के बीच को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करें यहाँ पे कि जनसंख्या का, जनगणना का जो दायित्व है वो किसको जाता है। तो देखिए, जनसंख्या जनगणना का जो दायित्व होता है वो होता है आपकी केंद्र के पास। किसके पास होता है? दायित्व जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो केंद्र के पास होता है, यानी केंद्र सरकार के पास होता है। और बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत, तो ध्यान रखिएगा 246 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, उसके बाद से इसके तहत जो है निर्धारित किया गया है, और पहली बार जो है आधारित जातिगत जनगणना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, जातिगत जनगणना। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग कि पहली बार जो जातिगत जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार जातिगत जनगणना जो हुई थी वो आपके 1931 में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है कि पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी। क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी। ठीक है, जनसांख्यिकी होता है। बहुत बढ़िया। चलिए बात करें अगला क्वेश्चन। अगला एक, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है। एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि का मतलब ये होता है कि उसके बाद से जो है नहीं होता है कि महिलाओं में जो है जो गर्भपात होता है वहाँ पे भ्रूण का न बनना, मतलब कि बच्चे का जो जन्म होता है वो बिल्कुल हटा दिया जाता है वहाँ से। महिलाओं में अक्सर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वैक्सटॉमी। ठीक है, नसबंदी जिसको हम लोग बोलते हैं।
और यही बात करें हम लोग कि पुरुषों में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा पुरुषों में होता है वो होता है वासेक्टोमी। क्या होता है? वासेक्टोमी होता है। यानी कि पुरुषों में जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, जो वीर्य होता है उसको जो है वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि अब वीर्य रहेगा ही नहीं तो बच्चे का निर्माण किस तरह होगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो पुरुषों में जो होता है ये वासेक्टोमी होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और महिलाओं में नसबंदी। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 21 केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति हजार, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं रहती हैं, उन महिलाओं के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि सबसे अधिक हैं लिंगानुपात भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है तो वो है आपके पुडुचेरी। कौन है भाई साहब? पुडुचेरी। कितना है सर, ये भी तो बता दीजिए ना। हाँ देखिए, इसमें 1037 है। कितना है? 1037 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं यहाँ पे है, यानी कि महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। अगर वहीं बात करें राज्य के रूप में, तो राज्य के रूप में बात करें तो राज्य के रूप में कौन आता है, तो आप कहेंगे सर राज्य के रूप में केरल आता है, क्योंकि केरल में पुरुषों महिलाओं की संख्या जो है काफ़ी क्या है, पुरुषों से इसमें भी ज़्यादा है। तो केरल तो राज्य है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केरल है, तो केरल में भी सर कितना है ये भी तो हमको बताइए ना। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, केरल में जो है 1084 है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलेगा आपको, केरल के अंतर्गत ही मिलेगा। अब बात करें कि सबसे कम कहाँ पे है राज्य में, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जो है वो आपके हरियाणा में है। कहाँ पे है भैया? वो सबसे कम जो है आपके हरियाणा में है। कितना है? तो 879 है। कितना है? 879 है। अगर वही बात करें कि सबसे कम जो है कहाँ पे है, केंद्र शासित प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात किया जाए तो वो है आपकी दमन दीव में। दमन व दीव, दमन व दीव। और दमन व दीव में कितने लिंगानुपात है सर, तो ये 618 ही है भाई साहब, सबसे कम है, समझ रहे हैं ना। और राज्य में बोले तो कौन सा था आपका, हरियाणा था, ठीक है। राज्य में बोले तो कौन सा था आपका, हरियाणा था। ध्यान रखेंगे इसको, 800 कितना, अरे 879 था आपका, समझ गया ना। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ से जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं घनत्व की, कि सर घनत्व के बारे में बात किया जाए तो घनत्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो देखिए घनत्व में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको बिहार में। घनत्व का मतलब क्या होता है, अरे 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं वही उसका क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। और यहाँ पे बात करें बिहार में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बिहार में 1106 है। कितना है भाई साहब, 1106, यानी 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत व्यक्तियों की जो संख्या है 1106 है भाई साहब, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है देखने को कहाँ मिलता है, बिहार में मिलता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। और भारत की जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो ध्यान रखिएगा भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो आपके 382 है प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर के अंतर्गत पूरा भारत की बात करें तो 382 है। बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा है राज्य में, 1106 है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। बिहार के बाद से पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल से आपका केरल आता है, केरल के बाद से हरियाणा आता है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना है आपको। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अभी तो बात किए थे, लेकिन ये पूछा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा है वो आपके दिल्ली में है। कहाँ पे है भाई साहब, दिल्ली में है। कितना है, तो ध्यान रखिएगा 11,320। 1 किलोमीटर के अंतर्गत, 1 किलोमीटर के दायरे में सर बसते हैं ये, देख रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो आपके केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में है, और राज्य में बात किया जाए तो बिहार में है, ठीक है, जो पहले हमने डिस्कस किया था। अगला देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है। तो देखिए अगर इसके तहत अगर बात किया जाए, NFHS4 के तहत अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसके तहत बात किया जाए तो वो है आपकी 2.2। कितना है भाई साहब, 2.2 जो है कुल प्रजनन दर है। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग किसके बारे में सर, 2020 का, तो 2021 का बात करते हैं हम लोग, किसका 2021 का बात करते हैं, तो ये 2.0 से भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है,
ठीक है, तो इतना आपको इसमें भी ध्यान रखना है मेरे भाई, सबसे कम है। अगला देखिए, अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, यहाँ पे जिला पूछा गया है आपका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जिला जो है वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका, बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली, ठीक है, उत्तर पूर्व दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा था तो दिल्ली ही तो होगा ना मेरे भाई साहब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है क्या बोला है इसमें कि भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1688 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, मद्रास में। कहाँ पे हुई थी भाई साहब, मद्रास में हुई थी, ठीक है। कब, 29 सितंबर को, 29 सितंबर, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि माल्थस का जनसंख्या जन सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा, और यही दिया गया है इसमें, ठीक है, यानी ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंक गणितीय खाद्य आपूर्ति में वृद्धि, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम पूछा है हमसे, तो देखिए वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। कितना है सर, तो ध्यान रखिएगा 46 है इसका। कितना है भाई साहब, सबसे कम 46 है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, अगला है भारत में लिंग अनुपात को प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम बताए थे कि सर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या काउंट की जाती है, ठीक है। तो 1000 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1000 पे, ठीक है, 10,000 मत कर दीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पे बोला है कि जो है 100,000 का मतलब 1,00,000 से ज़्यादा की जनसंख्या, लेकिन 1,00,000 से, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000, यानी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख होगा ना। 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाले शहरीय स्थानीय निकाय कौन सी हैं, शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपकी बी, नगर पालिका। क्या भाई साहब, नगर पालिका। अब यहाँ पे बात करें नगर पंचायत की, किसकी बात करें, नगर पंचायत की, तो ध्यान रखिएगा 20,000 से, 20 के मतलब 20,000 से 50,000 के बीच में ये होता है नगर पंचायत। बात करें महानगर पालिका की, महानगर पालिका का मतलब कि नगर पालिका यानी 50K से, 50,000 से 5 लाख तक होता है ये, क्या, नगर पालिका, ठीक है, महानगर पालिका। और उसके बाद से 5 लाख से अगर ऊपर चले जाएं, किसके वो चले जाएं, 5 लाख से अगर ऊपर चले जाएं, ठीक है ना, तो नगर निगम की होती हैं। किसकी होती हैं, ध्यान रखिएगा, नगर पंचायत में नगर निगम की होती है। 5 लाख से ऊपर चले जाए तो नगर निगम की हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नगर पालिका 5 से, ये थोड़ी ध्यान रखिएगा, नगर पालिका 50,000 से 5 लाख के बीच में होती है, ठीक है। सॉरी भाई साहब, ओहो जय माता दी, ठीक है। और यहाँ पे बात करें नगर निगम की, तो ध्यान रखिएगा नगर निगम की 5 लाख से ऊपर होता है, किसकी, नगर निगम की, ठीक है, 5 लाख से ऊपर होता है, 5 लाख से ऊपर जब भी होगा तो नगर निगम होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है कि शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है, तो देखिए वो है आपकी दूसरी। अगर बात किया जाए कि सर पहला कौन है, तो देखिए पहला बात करें तो वो है आपका जापान। जापान का एक शहर है जिसका नाम है, जिसकी राजधानी है टोक्यो, सबसे ज़्यादा यहीं पे है, कहाँ पे, टोक्यो में। और इसका बात करें जनसंख्या तो 38.3 मिलियन जनसंख्या यहाँ पे है, जो कि पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे बात करें तो आपका अपना क्या है, भारत है। दूसरे स्थान पे बात करें तो भारत है, और भारत का कौन सा शहर, दिल्ली शहर, जो अभी बात किए थे शहरी आबादी वाला, ठीक है, वो तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या था, आपका घनत्व था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा भारत दूसरा नंबर पे है। तीसरे नंबर पे बात करें तो चीन है, और चीन का कौन सा क्षेत्र है, तो चीन का संघाई क्षेत्र नाम सुने हैं ना, वो सर्वाधिक आबादी वाला है, ध्यान रखिएगा, चीन का संघाई क्षेत्र, नोट भी करते रहिएगा कॉपी में। अगला देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार भाषाओं को उस अवरोहण क्रम में लगाया जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 2001 के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोलने वाली जी थी वो थी आपकी हिंदी। हिंदी के बाद से आपकी आती है बंगाली, हिंदी के बाद से आती है बंगाली, बंगाली के बाद से आती है आपकी मराठी, बंगाली के बाद से आती है मराठी, मराठी के बाद से आता है आपका तेलुगु। तो आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा होगा, PQR, यानी कि सीधा बंगाली, बंगाली के बाद से तमिल, तमिल के बाद में कन्नड़ आपकी। ठीक है ना, बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, घोष वाक्य। घोष वाक्य का मतलब थीम होता है, जिसको थीम बोलते हैं हम लोग। हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई जनगणना का घोष वाक्य था? तो भाई साहब वो था आपका 2011 का, यानी कि हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, यही थीम था 2011 की जनगणना का। बात करें अगले क्वेश्चन की कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा से क्या होते हैं, बिल्कुल नीचे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अरे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है, तो वो है गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है कि 2001 से 11 के किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? देखिए, नकारात्मक वृद्धि संख्या जो दर्ज की है, ठीक है, वो की है आपके नागालैंड ने। किसने? नागालैंड ने। और कितना की है भाई साहब? तो 0.6% ये माइनस में चल रहा था। कितना में? 0.6 में माइनस में आपका चल रहा था। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं, इसमें डाउट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला सही होगा। यानी लोगों की संख्या के अनुपात, लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम लोग तो है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला नागालैंड हो गया, ख़त्म। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है आपके इंडोनेशिया। ठीक है, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया में आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, कौन है? इंडोनेशिया है। और बात करें हम लोग तो पहले नंबर पे कौन आता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है, आप जानते ही हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बोला है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक आगे क्वेश्चन चले गए क्या हम लोग भाई साहब? ठीक है, नहीं, इंडोनेशिया बिल्कुल सही है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया नहीं है, ये जो है आपका तीसरा अधिक आबादी वाला देश, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश है भाई साहब। क्या है? बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, इंडोनेशिया ही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यार। चलिए अगला देखिए इसमें कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका नाइजीरिया। क्या है? वो है आपका नाइजीरिया। वो है आपका कौन सा? नाइजीरिया। तो नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना का उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ध्यान रखिएगा, वो है इलाहाबाद, यानी प्रयागराज की। अगला है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो आप सभी को पता होगा, 10 वर्ष के बाद। फिर अगला है कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, 121.02 करोड़ थी। मुझे आशा है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पूरी उसकी व्याख्या के साथ।